जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग क्लास 12 के इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे सबको डील करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में पड़े हुए बेल की घंटी को टनटना दें, बेल के आइकन को टनटना दे और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। चलिए तो देखिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न और वो भी किस पाठ से संबंधित। तो पहले पाठ का नाम जान लीजिए। तो अपना ये पाठ 1 है। क्या है? ये पाठ 1 है और इस पाठ का नाम है हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके तथा अस्थियां। ये जब आप NCERT खोलेंगे तो इसमें पहला पाठ है और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सबको हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए, प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे। ये प्रश्न देखिए कितने बार रिपीट किए गए हैं। सबसे पहले 2010 में पूछा गया, फिर 2012 में, फिर 2018 में, फिर 19 में, फिर 20 में। और याद रखेंगे, इसे इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2025 के लिए भी। किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? 2025 के लिए भी। तो देखिए, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन पर विद्वान का मत अलग अलग है। कुछ विद्वान के मत निम्न प्रकार है। जैसे कि कुछ विद्वान कहते हैं, सबसे पहला कि सिंधु क्षेत्र में सिंधु क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम हो गई, फलस्वरूप कृषि और पशुपालन में कठिनाई होने लगी। कुछ विद्वान कहते हैं कि सिंधु क्षेत्र में बाद में क्या हुआ, वर्षा कम हो गया, जिसके कारण वहाँ पशुपालन और कृषि खेतीबाड़ी में कठिनाई होने लगी और लोग दूसरे जगह चले गए। कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार इसके पास का रेगिस्तान बढ़ता गया, फलस्वरूप मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता समाप्त हो गया। उर्वरता क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसी कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसके बगल में जो रेगिस्तान है उसका विस्तार हो गया, जिसके कारण उसके मिट्टी में जो लवणता थी, जहाँ खेती होती थी, वो खत्म हो गया। लोग खेतीबाड़ी नहीं करने लगे, लोगों से खेतीबाड़ी नहीं हुआ। अब तो लोग क्या किए, वहाँ से छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, तो कुछ लोगों के अनुसार यहाँ भूकंप आने से बस्तियां समाप्त हो गई। भूकंप आने से क्या हो गई? बस्तियां समाप्त हो गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया वहाँ पर बहुत तगड़ा भूकंप आया, जिसके कारण जितना भी बस्तियां थी सब ढह गया, सब लोग मर गए और इस प्रकार से मतलब उस सभ्यता का अंत हुआ। तो देख सकते हैं विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ लोग कहती है कि भाई साहब वहाँ पर जो नदी बहती थी ना, सिंधु, वो अपना रास्ता मोड़ ली और सब लोग नदी में बह गए। तो अलग अलग मत है कुछ विद्वानों को मत जैसा कि इस प्रकार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, या हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। ये 2023 का प्रश्न है। तो अगर हम बातचीत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता की खोज सन 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुआ था? 1921 में हुआ था। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि विश्व के 7 आश्चर्यों का नाम बताइए। और ये प्रश्न 2024 में भी पूछा गया था। विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताइए। तो विश्व के 7 आश्चर्य निम्न हैं, जैसे कि भारत में जो एक है आगरा का ताजमहल, दूसरा है पीसा का मीनार, तीसरा है चीन का दीवार, चौथा है रोम का कोलोसियस, मिस्र का पिरामिड, छठा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी और 7वां है एक्रोपोलिस ऑफ
एथेंस। ये 7 है विश्व के सर्च जो कॉमन बात है, याद रखने बात है, और ये अक्सर पूछे भी जाते हैं। 2024 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जल निकास प्रणाली का वर्णन करें, और ये प्रश्न 2019 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया और 22 में भी पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में नियोजित जल निकास प्रणाली आधुनिक नगर योजना से साम्य थी, मतलब एक समान थी। हड़प्पा नगरों में घरों, नालियों एवं सड़कों का एक साथ नियोजित रूप से निर्माण कराया गया था। सड़कों तथा नालियों को लगभग 1 डिग्री पद्धति में बनाया गया, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक घर में स्नानगार की उपस्थिति थी, मतलब उस टाइम में हर घर में स्नानगार होता था। सड़क जो थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, और ऐसे बनाया गया था ताकि जैसे हवा बहता था कि हवा के झोंका से पूरा नाला का कचरा क्या होता था, साफ हो जाता था। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानगार के विषय में बताइए या लिखिए। ये 2019 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानगार के विषय में लिखिए। तो सार्वजनिक स्नानगार मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है, और यह एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया है। यह एक मानव द्वारा निर्मित टीला है और उसके ऊपर ये बनाया गया है। यह हौज 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और इसका सबसे अधिक भाग 2.43 मीटर गहराई रखता है। इसमें उतरने के लिए एक सीढ़ी, क्या है? एक सीढ़ी है। ये एक सीढ़ी उत्तर में और एक दक्षिण की तरफ बनाई गई है, यानी इसमें 2 सीढ़ी है, याद रखेंगे। एक सीढ़ी उत्तर से है और दूसरा सीढ़ी किधर से है? दक्षिण से है। इसका लंबाई कितना है? 11.88 मीटर, चौड़ाई कितना है? 7 मीटर है, और अधिकतम गहराई कितना है? 2.43 मीटर इनका गहराई है, और ये मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर कहता है कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखिए, और ये 2022 और 2019 2 बार पूछा गया है। तो कहता है कि विद्वानों के अनुसार यह राजकीय भंडारगार था। क्या था? राजकीय भंडारगार था, यानी विद्वान के अनुसार वहाँ पर पूरे राज्य का जो अनाज है वहाँ पर भंडारित किया जाता था, जिसमें जनता से कर के रूप में वसूला गया अनाज रखा जाता था, और उसमें जो जनता से जो कर के रूप में अनाज वसूल के लाया जाता था वो उसमें रखा जाता था। यह 45.72 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा है। अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था थी। अन्नागार का सुदृढ़ आकार प्रकार, हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इनमें अनाज भरने की व्यवस्था निःशुल्क उच्च कोटि की थी। क्या थी? निःशुल्क उच्च कोटि की थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न ये 2021 में पूछा गया है, और ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं? तो उत्खनन खुदाई की प्रक्रिया है, खासकर जब जमीन से कुछ विशिष्ट वस्तु निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। जब खोद करके जब कोई वस्तु निकाली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, तो अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा लिपि की विशेषता को लिखिए, और ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक था, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है।
इस लिपि की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहली विशेषता क्या है कि यह लिपि वर्णमालीय नहीं थी, इसमें कोई वर्णमाला नहीं था। दूसरा, यह चित्रों वाली थी जो किसी भी विशेष स्वर या व्यंजन को व्यक्त नहीं करती। तीसरा, इस लिपि में 375 से 400 के बीच चित्रों की संख्या थी। चौथा, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। किधर? दहिना से बायां ओर। हम लोग बायां से दहिना ओर लिखते हैं और ये दहिना से बायां ओर ऐसे लिखा जाता था ये लिपि। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न 2014, 17 और 18 में पूछा गया है और कहता है कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना का वर्णन निम्नलिखित है। पहला, हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाए गए थे। इन लोगों ने बिल्कुल सीधा अर्थात 90 डिग्री के कोण पर काटती हुई सड़कों व गलियों का निर्माण किया था ताकि चलने वाली हवा उन्हें अपने आप ही साफ कर दे। दूसरा, अगर बात करते हैं तो उनकी जल निकासी की व्यवस्था बड़ी शानदार थी, नालियां बड़ी सरलता से साफ हो सकती थी। और तीसरा, यदि बात करें तो किसी भी भवन को अपनी सीमा से आगे कभी नहीं बढ़ाया जाता था। ये 3 हैं उस नगर की विशेषताएं। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का वर्णन करें। ये 2022 में पूछा गया है। या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों का नाम बताइए। तो इसका आंसर जो है, हड़प्पाई संस्कृति का विस्तार बहुत अधिक था, लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इसमें पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात तथा बलूचिस्तान के कुछ भाग और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भाग भी सम्मिलित है। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो अगला प्रश्न कहता है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। ये 2018, 21, 22 और 23 तक में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो कार्बन 14 विधि तो कहता है कार्बन 14 विधि कार्बन का एक समस्थानिक है। कार्बन 14 कार्बन का एक समस्थानिक है। इसका अर्धायु कितना होता है? 5760 वर्ष होता है। कार्बन 14 का अर्धायु कितना होता है? 5760 होता है। अर्धायु कहने का मतलब है कि 5730 साल में वह आधा अपघटित होता है। कार्बन 14 विधि एक तिथि निर्धारण विधि है जिसके सहायता से तिथि निर्धारण होने पर इतिहासकार और वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी होने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं। शेष जो क्वेश्चंस है उसे हम कल डील करेंगे और बहुत क्वेश्चंस है जैसे कि पुरातत्व किसे कहते हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 12 से डील करेंगे। पुरातत्व किसे कहते हैं यहाँ से। फिलहाल आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताइए कि हम अगला पार्ट लाए या न लाएं। अगर आप लोगों का कमेंट सकारात्मक रहा तो हम जल्द ही अगला पार्ट लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।